हेलो दोस्तों, प्रतिमा जेएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। साथियों, संविधान संशोधन का आधार किसी भी संविधान में होना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। यदि परिवर्तन नहीं होता है तो संविधान गौण मान लिया जाएगा और वो स्वतः समाप्त हो जाएगा क्रमशः। जैसे भारत के संविधान में भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन के बाद करता है। साथियों, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने अभी बताया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत शामिल है। साथियों, संविधान संशोधन के दो आधार होते हैं। जैसे ब्रिटेन में लचीला है संविधान, और अमेरिका में कठोर है। इसका मतलब यह कि जहां पे लचीला संविधान है, यहां संशोधन जब चाहो तब कर दो। सुबह आपने कोई नियम बनाया और आपका मन शाम को हुआ कि नहीं, हमें ये अच्छा नहीं लगा, तो उसे हम दोबारा बना दो। लेकिन जितना यहाँ आसान है उतना अमेरिका में कठिन है। यहाँ पे संविधान संशोधन करना मतलब अमेरिका के 50 राज्यों की सहमति आवश्यक है। यानी बहुत कठिन है। तो भारत में क्या है? अगर ब्रिटेन में इतना लचीला है कि जब चाहें जब जितनी आसानी से आप वहाँ पे संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोकसभा ही सब कुछ है, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही सब कुछ हैं, तो साथियों उतना ही कठोर अमेरिका का संविधान है, क्योंकि वहाँ संविधान संशोधन इतना आसान नहीं है। तो भारत में कैसा होना चाहिए? तो भारत में हमारे महात्मा बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग की बात बताई है, और साथियों उसी मध्यम मार्ग को हमारे संविधानविदों ने भी ध्यान में रखा, और ना ही अत्यधिक कठिन और ना ही अत्यधिक लचीला बनाया। तो कैसा बनाया? तो साथियों थोड़ा सा यहाँ का लिया और थोड़ा सा यहाँ का लेकर के एक अपना संविधान का आधार दिया, और ये ना लचीला और ना कठोर, एक मध्यम संविधान बना। यानी अगर हमें आवश्यकता है किसी नॉर्मल प्रवृत्ति के संशोधन की, तो हम साधारण बहुमत से करेंगे, और यदि हमें ज़्यादा आवश्यकता है कठोर प्रवृत्ति की, तो हम विशेष बहुमत से करेंगे। और यदि जहां पे संघ की बात आ जाएगी तो वहां राज्यों की सहमति भी लेंगे। तो ये प्रक्रिया किस तरह होगी? ये तो रहा हमारे संविधान में वर्णन की बात। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है? किस प्रक्रिया के तहत हम संविधान संशोधन कर सकते हैं? तो साथियों,
संसद एक नाम है, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। यानी संसद के हमारे जो भाग हैं 3 हैं। एक है राष्ट्रपति, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। जब इसके पश्चात जब टॉपिक जो आएगा तो मैं राष्ट्रपति भी विधिवत पढ़ाऊंगा, लोकसभा भी बताऊंगा और राज्यसभा भी बताऊंगा। लेकिन यहां पे आपको यह समझना है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती कैसे है। साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के लिए या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में, दोनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, साथियों, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा। जो मैं लिखता भी जा रहा हूं इसको भी नोट करते चलिएगा और जो मैंने लिख दिया है उसको भी नोट करते चलिएगा, क्योंकि मैं क्रमशः बताता जाऊंगा और आप लोग अगर नोट कर लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। और मुझे लगता है कि अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और हमारी यही कोशिश है कि आपको यहीं पे क्रमशः संविधान याद हो जाए, लेकिन फिर भी रिवीजन करने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। तो साथियों, दोनों में से किसी में, चाहे आप संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करें और चाहे आप संविधान संशोधन प्रक्रिया को राज्यसभा में प्रस्तुत करें, और दोनों में साथियों संविधान संशोधन की, जैसा कि मैंने बताया कि दोनों में से किसी में भी आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। और दोनों में अलग अलग जब बहुमत से पास हो जाएगा, अब कौन सी बहुमत कहां पे लगेगी इसके बाद मैं भी बताऊंगा, लेकिन पहले यहां याद रखिए कि जब दोनों में पास हो जाएगा तब इसको सहमति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति इसे अनुमति देगा। अगर नहीं देता है तो अपने पास रखे रहेगा, जिसे कहते हैं जेबी वीटो। तो वीटो क्या है ये मैं जब राष्ट्रपति बताऊंगा तो विधिवत बताऊंगा। अभी आप इतना याद रखिए कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के मिलने के पश्चात जब ये अधिनियम बनता है, विधेयक, जब राष्ट्रपति की सहमति हो जाती है, राष्ट्रपति की सहमति होने के बाद में जो विधेयक होता है यह अधिनियम बन जाता है। विधेयक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है और वह संविधान में वर्णित कर लिया जाता है। लेकिन याद रहे, संविधान का मूल ढांचा नष्ट नहीं होना चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में अभी संविधान में व्याख्या तो नहीं किया गया है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा की जो अवधारणा है, मूल ढांचा की जो अवधारणा है, मूल ढांचे की जो अवधारणा है ये 1973 के केशवानंद भारती से, केशवानंद भारती केस में आया। इसमें कहा गया कि यदि मूल ढांचा नष्ट होता है तो न्यायिक पुनर्विवेक्षण के तहत जब इसका निरीक्षण करेगा सर्वोच्च न्यायालय तो वहां तक शून्य कर देगा।
यानी मूल ढांचा परिवर्तित संविधान से नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के द्वारा मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा केशवानंद भारती 1973 के केस में आया। तो साथियों, यदि मूल ढांचा की अवधारणा की बात है, 368, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। अलग अलग दोनों में पूर्ण बहुमत से पारित होना चाहिए। और साथियों, संविधान संशोधन के लिए ज्वाइंट सेशन यानी संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है। अब यह संयुक्त बैठक क्या है? साथियों, संविधान संशोधन में 3 प्रक्रियाएं होती हैं। 3 प्रकार के संविधान में संशोधन किए जाते हैं। एक साधारण बहुमत से, और 2 विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। तो लास्ट के जो 2 हैं, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन की जो बात है, वही 368 के तहत संशोधित होगा। लेकिन जो साधारण बहुमत से है वो 300 संशोधन प्रक्रिया से बाहर है। याद रहे, 368 के तहत ये दोनों शामिल होंगे। संविधान संशोधन के 3 प्रक्रियाएं हैं। संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन। तो नंबर 1 जो साधारण संशोधन है, ये 368 से हट करके है, अलग है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें मैं अभी बात करूंगा। पहले आपको संयुक्त बैठक बता दूं क्या होता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत जब राष्ट्रपति को यह ज्ञात हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साधारण विधेयक पारित होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों की संयुक्त बैठक को बुला लेता है। अब संयुक्त बैठक को बुलाएगा तो लोकसभा की जितनी सीटें हैं 545 और राज्यसभा की जितनी सीटें हैं 245, अब ये दोनों मिल जाएंगे तो 245 और 545, 0 4 दूनी 8 9 और 5 2 7, 790 सीटें हो जाएंगी। अब जो कि अलग अलग पास होना था, लेकिन ये केवल साधारण विधेयक में लागू होता है। याद रहे, केवल साधारण विधेयक में लागू होता है। साधारण विधेयक में लागू होता है, विशेष विधेयक में लागू नहीं होता है। विशेष विधेयक में लागू नहीं होता है। विशेष विधेयक प्लस आधे से अधिक राज्यों में जो संशोधन होगा उसमें लागू नहीं होता है। ये केवल साधारण विधेयक में लागू होता है। तो साधारण विधेयक में लागू होता है। अब जब 790 हो गया, अब इसका 1/2 कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 प्लस 1, यानी कि 396 अब टोटल चाहिए। तो और इनके पास 545 पहले से हैं, तो 396 पा करके साधारण विधेयक पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के समर्थन के लिए भेज दिया जाएगा। जब 396 मिल जाएगा तो यहाँ पे ताकतवर हो जाता है लोकसभा। अब साथियों, इस जो सदन है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
तो अनुच्छेद 18 के क्लाज 4 के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। तो साथियों, ये जो संयुक्त बैठक मैंने बताया, ये संविधान संशोधन में प्रावधान नहीं है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब साथियों, जब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, उसके बाद में राष्ट्रपति के अनुसमर्थन के बाद में राष्ट्रपति के सहमति के बाद में यह अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम बन जाएगा। और संविधान संशोधन की जो 3 प्रक्रियाएं हैं, मैंने जैसे बताया साधारण, विशेष और आधे से अधिक राज्यों में। तो साधारण तो मैंने अभी आपको बता दिया। तो साधारण विधेयक में कौन कौन शामिल होगा? तो साधारण विधेयक में शामिल होता है कि राज्यों के सीमा में परिवर्तन। अगर राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना है तो साधारण विधेयक होगा। नए राज्यों का प्रवेश साधारण विधेयक के द्वारा होगा। अनुसूची 2 के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, इन लोगों के वेतन या परिलब्धियां अगर इससे संबंधित भी संशोधन करना है तो भी साधारण विधेयक के द्वारा हो जाएगा। अनुसूची 5 में संशोधन, जिसमें एससी और एसटी से संबंधित संशोधन की बात है, प्रशासन की बात है। अनुसूची 6 में संशोधन से संबंधित जो बातें हैं, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों, इस तरह के अगर संशोधन होते हैं तो साधारण विधेयक के द्वारा होगा। राज्य विधान परिषद के उत्साधन एवं उत्सर्जन, यानी कि राज्य विधान परिषद को बनाना या समाप्त करना, यह भी साधारण विधेयक के अंतर्गत आता है। तो साथियों, इस तरह के अगर संशोधन संविधान में किए जाते हैं तो उसके लिए 368 की आवश्यकता नहीं है। 368 की आवश्यकता नहीं है, और यदि 367 की आवश्यकता पड़ती है तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। उसके लिए अलग प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसे कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के विशेष बहुमत राज्यों के द्वारा संशोधन। इसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब विशेष बहुमत,
अब विशेष बहुमत क्या है? अब विशेष बहुमत यहीं पे 368 लागू होना शुरू हो जाता है। अब विशेष बहुमत में लोकसभा, राज्यसभा। अब लोकसभा में 545 सीटें हैं और इसका भी लेना है कि बहुमत एवं उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 545 अगर वहाँ पे हैं, टोटल हैं, तब तो 273 प्लस है तो संशोधन मान लिया जाएगा यहाँ पे। लेकिन मान लीजिए अगर केवल 300 लोग वहाँ उपस्थित हैं तो 300 का बहुमत हुआ 151। 300 का बहुमत हुआ 2/3 बहुमत हुआ 200, लेकिन टोटल बहुमत हुआ 273। तो ये बिल पास नहीं होगा, क्योंकि पहले तो बहुमत चाहिए टोटल का, कुल का बहुमत, कुल का बहुमत चाहिए, उसके साथ ही उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 बहुमत। तो कुल का बहुमत हुआ 273 और उपस्थित हैं अगर 300 तो उनका 2/3 हुआ 200, तो 200 कुल से कम है तो यह नहीं पास होगा। लेकिन मान लीजिए कि ये है 400 उपस्थित हैं और 2/3 हुआ 267, ये तब भी नहीं पास होगा। अगर मान लीजिए ये 450 हैं या 430 हैं, अब 2/3 हुआ 287 और यहाँ पे कुल का भी बहुमत सिद्ध हो गया, इसके अंतर्गत आ गया, और उपस्थित और मत देने वालों का 283 भी हुआ। अब ये लोकसभा से पास माना जाएगा। अब यही प्रक्रिया 245 राज्यसभा में भी लागू होता है। राज्यसभा में 123 कुल का बहुमत प्लस अगर उपस्थित है वहां पे 200, तो 200 का 2/3 बहुमत। अब 200 का 2/3 बहुमत होगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 134। तो दोनों में पास ये भी मान लिया जाएगा। लेकिन साथियों, अगर दोनों में से किसी में भी ये प्रोविज़न लागू होता है, अगर इस तरह का पास नहीं हुआ तो यह संविधान संशोधन पास नहीं माना जाएगा और राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाएगा। यदि ये दोनों पास हो गए, जैसा कि ये प्रोविज़न लागू हुआ, तो अगला स्टेप इनको, अब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के हाथ में है कि वो क्या करते हैं, समर्थन देते हैं, विधेयक को पास करते हैं या नहीं करते हैं। अगर ये लागू नहीं होता है और इस तरह का पास नहीं होता है तो साथियों राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा और यहीं पे स्वतः समाप्त हो जाएगा। अब अगला है नंबर 3 कि विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का बहुमत कैसा होगा। विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों में क्या होगा? तो विशेष बहुमत का जो प्रोविज़न मैंने बताया, 273 कुल के प्लस उपस्थित के 2/3, और सेम यहाँ पे भी लागू होगा 123 प्लस उपस्थित के 2/3। अब जब यहाँ से दोनों हो गया तो राष्ट्रपति फिर राज्यों का समर्थन मांगेगा। अब साथियों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य में 15 राज्य और लगभग 3 जगह पे विधानसभा है, तो 2 जगह यानी 17 राज्यों और यूटी का समर्थन यहाँ से मिलेगा।
तब तो स्पेशल बहुमत के रूप में माना जाएगा। यानी विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन होगा, तब जाकर के कोई नियम पास होगा। और ये तब होगा जब केंद्र के संघ से जुड़ी कोई बात होगी। साथियों, ये रहा संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की ये 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं। आधार दे करके इसे शामिल किया जाता है। साथियों, संविधान संशोधन के जो ये क्लासेस थी यहीं पे आज मैं समाप्त करता हूं। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे, हमारी क्लासेस पसंद आएंगी। आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।